एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस कोट को देखते हैं। सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आप सभी लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का फेस करना पड़ता है। सिचुएशंस कुछ ऐसी रहती हैं जिसमें आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कुछ अदर फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। ठीक है, कुछ लोग जल्दी उठ नहीं सकते, बट उनको भी जल्दी उठना पड़ रहा है, जो कि लाइफ में आज तक कभी नहीं किया। वो इस वक्त आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको सभी को ये करना पड़ रहा है। ठीक है, बट वो जो सफरिंग है, वो जो पेन आपको हो रहा है, वो आपका प्रिपरेशन वाला पेन है, वो आपका डिसिप्लिन वाला पेन है, जो कि आपको अंदर से और स्ट्रांग बना रहा है, वो आपको वीक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो या तो कोटेशन का कहना है कि या तो आप उस पेन को सफ़र कर लो, डिसिप्लिन वाले पेन को, या तो अगर उस पेन को अभी आप सफ़र नहीं करोगे, उससे आप नहीं गुजरोगे, तो आपको आगे जिस चीज़ के लिए आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर वो आपको अचीव नहीं होगा, तो आपको उस रिग्रेट वाले पेन को सफ़र करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा, वो वीक करता है। ठीक है, बट देखो, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, तो देखने का एक नज़रिया होता है। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में देखोगे, तो सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, प्रेजेंटली हमें इस डिसिप्लिन को बना के रखना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली जारी रखना है। दिवाली होली हर साल आती, आप सेलेक्ट हो जाओगे और अच्छे से आपको दिवाली और होली मनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहो, कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट यू विल ईजिली सेल थ्रू ऑल ऑफ दैट। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर। इसमें हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 नवंबर से 10 नवंबर का रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं? तो मेंस एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे COP 26 के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा। देन विल सी अबाउट द स्टबल बर्निंग और उसका इम्पैक्ट क्या है। कंटिन्यूसली हम सुन रहे हैं कि स्टबल बर्निंग प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी अभी भी क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर भी दे दिया कि नहीं करना है, उसके बावजूद हो रहा है। इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। फिर कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। सेकेंड वन इज अबाउट इंडस डॉल्फिन। सिमिलरली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम देखेंगे, इनका IUCN स्टेटस क्या है, किस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। थर्ड विल सी अबाउट द पोल्यूशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो CDRI है, बेसिकली ये जिसके बारे में जो भी डिटेल पढ़ेंगे, तो COP 26 में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसी से रिलेटेड। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं COP 26 से। कुछ हमारे MCQs भी रहेंगे इसी पर्टिकुलर आपका, जो भी हम करंट अफेयर पर उसी पे बेस्ड रहेंगे। 2 MCQ हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों, एंड विल देन सॉल्व अ मेंस क्वेश्चन जो कि स्टबल बर्निंग के ऊपर ही है। क्लियर? ऑलराइट, सो आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में स्टार्ट हुई है, जिसे हम बोलते हैं COP 26, जिसका मेजर फोकस आपको पता है कि UNFCCC से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और क्लाइमेट चेंज इन द सेंटर स्टेज, इस पर डिस्कशन हो रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। यूरोपियन हीट वेव का चाहे आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, चाहे सी लेवल राइज हो, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं और उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर ये सारी मीटिंग्स होती हैं। राइट, तो इस बार का ग्लासगो में हो रहा है। ओके, अब देखो, अभी तक ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली 12 दिन की होती है। 1 नवंबर से स्टार्ट होकर 12 नवंबर तक रहेगी। हर दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही माइन्यूट डिस्कशंस होते हैं, और हर दिन से कुछ की टेक अवेज हमें दिखते हैं। ठीक है, तो अभी 6 7 8 दिन जो हो चुके हैं, उनमें हम देखेंगे कि क्या क्या की टेक अवेज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, बट सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें देखना है कि क्या क्या एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये कुछ की टेक अवेज थे। तो ये आपको पहली चीज तो ध्यान रखना है कि 26 UNFCCC का COP है आपका, ग्लासगो में स्टार्ट हुआ है, ये 12 नवंबर तक रहेगा। ऑलराइट, एम क्या है? इट विल ब्रिंग पार्टीज टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स व्हाट?
to achieve the goals of the Paris Climate Agreement. 2015 Paris Climate Agreement आप सभी को पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. इस पे क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी वगैरह में आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, और किसके फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है सारी चीजें? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ऑलराइट, तो ऐसे ही आपकी COP 9 थी, 11 हुई थी. हर COP में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इवेंट्स होते थे. COP 21 पेरिस जो था, आपको उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो डील था उस पर सारे सिग्नेचर किया लोगों ने. इंडिया ने उसको पार्टिसिपेट किया. यूनाइटेड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं की थी, बट आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट उसने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया. क्लियर? तो देखते हैं COP 26 में क्या क्या की टेक अवे. सबसे पहले इसमें था आपका मीथेन प्लेज. ओके, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन जो एक है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड गैस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है. बट अगर इसकी मैं पोटेंसी की बात करूं, पोटेंसी क्या, या पोटेंशियल टू वार्म द अर्थ को ये कितना ज्यादा गर्म कर सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, और if I compare methane with carbon dioxide, methane is 80 times more potent than carbon dioxide in warming the earth. ठीक है, तो एक बहुत ही मेजर ग्रीन हाउस गैस भी है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो उसको कम करने के लिए एक मीथेन प्लेज लिया गया. देखो ये जो प्लेज है ये कोई अभी की बात नहीं है, इससे पहले यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने ये लॉन्च कर दिया था. ये प्लेज इन्होंने ले लिया था टू स्लैश द एमिशन ऑफ द मीथेन गैस. ठीक है, अब COP 26 में और भी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, तो इसको एक ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे एक इसको बहुत मजबूती और मिली है. ऑलराइट, तो जो भी मेंबर्स हैं दे आर एमिंग टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशन ऑफ मीथेन. ठीक है, और 2030 तक इन्हें लेट्स से 2020 में जो भी मीथेन का एमिशन है उससे कट डाउन करना है एटलीस्ट 30% बाई 2030. 2020 का जो लेवल है उसका 30% रिड्यूस करना है बाई 2030. ये इसका एम है. ठीक है, अभी तक चाइना, रशिया और इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया है, और बाकी अदर कंट्रीज में इसको सिग्नेटरीज का हो चुके हैं. ठीक है, ये सबसे पहले प्लेज अनाउंस किया गया था सितंबर ऑफ 2021 में. ऑलराइट, तो इस पे और ज़्यादा ब्रॉडर एंगेजमेंट हुआ है COP 26 में. तो मीथेन प्लेज के बारे में बात की गई. सेकेंडली था आपका डिफॉरेस्टेशन प्लेज. तो इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा जो नेशनल लीडर्स हैं इन्होंने प्लेज किया है कि भाई डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, उसको रिवर्स करना है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लैंड डिग्रेडेड हो रही है, लैंड खराब हो रही है, उसको हमको ठीक करना है बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड. ठीक है, अब देखो बहुत सारे इसमें जो टारगेट्स हैं, आप सब सोचोगे कि भाई 2050 2070 तब तक तो जो हमारे लीडर्स है क्या पता वो भी उस टाइम तक जीवित ना रहे. ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब है? देखो ये जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं, इतने लंबे लंबे टारगेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन या 10 दिन या इवन 5 साल में भी नहीं की जा सकती पूरी. इसके लिए आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें धीमे 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 खत्म होंगी. आप आज एक दिन में सारी चीज़ों को सोलर नहीं कर सकते हो, इसके लिए वक्त लगेगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगेगी. तो टेक्नोलॉजी डेवलप होना, उसको चीप फॉर्म में कमर्शलाइज करना, ताकि आम आदमी भी उसे यूज कर सके. जैसे आप देखते थे ना, पहले मोबाइल बना, मोबाइल कितना महंगा होता था इनिशियली जब आया था, केवल बहुत ही जो अमीर लोग थे वो लोग यूज कर पाते थे. बट नई नई टेक्नोलॉजी आई और बेहतर चीजें डेवलप हुई. अब देखो हर इंसान के पास मोबाइल है. तो अगर ये सब चीजें क्या 30-40 सालों में हुई है ना, तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज भी है. ये सारी चीजों में वक्त लगता है, इसलिए ये टाइम पीरियड थोड़े बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, सो इसमें बेसिकली बताया गया था कि 2020 में लगभग वर्ल्ड ने 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अराउंड 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड ने लॉस किया. ठीक है, ये सब रिपोर्ट्स के फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स थी. तो उसको दूर करने के लिए लगभग 40 कंट्रीज और पार्टिसिपेट की कि ये सब चीज़ों को दूर करना है, डिफॉरेस्टेशन रोकना है और लैंड डिग्रेडेशन को भी रोकना है. राइट,
देन थर्ड वन वाज द कॉल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। अब ये भी जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी प्लेज हैं ऐसे तो पूरे होंगे नहीं, इनके लिए काम करना पड़ेगा। अब जब आप काम करोगे तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंडिया का ये कहना था कि जो 2009 के बेसिस पे जो फाइनेंस होता था अब उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, 2009 में अराउंड 100 बिलियन USD का ये क्लाइमेट फाइनेंस था। बोले कि इससे काम नहीं चलेगा, इसको और बढ़ाइए, इट शुड बी एटलीस्ट $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन की डिमांड की जा रही, तभी ये सारी चीजें आपकी पूरी हो सकेंगी। ठीक है, और इंडिया ने बोला कि इंडिया ने और चीज़ों को बोली है, इसमें मैंने मेंशन किया कि जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनको यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, और इंडिया ने जो आपकी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब जो एक तरीके की सोचने वाली डेवलपिंग नेशन, नॉट द डेवलप्ड, उनको डेवलपिंग नेशन जो एक तरह की सोचने वाली, जो इंडिया का जो एम है उनका भी लगभग वैसा ही एम है। तो उनको बोला कि आप सब साथ में आओ और हम इन चीज़ों को ईजिली सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उन्होंने इंडिया ने ये भी बोला कि जो LMDC हैं, इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं उसको सपोर्ट करें, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया ने बोला कि आप आओ, हमको इस पर भी सपोर्ट करो। तो ये था कॉल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। फोर्थ वन वॉज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसमें मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस बार। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। आप सभी को पता है कि जो भी आइलैंड नेशंस हैं हमारे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल के बढ़ने से जो इमीडिएट खतरा है, इमीडिएट डेंजर है, वो आइलैंड नेशंस को है। जैसे आपका मॉलडीव्स हो गया, आपके पैसिफिक में जो आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स या फिर अदर छोटे आइलैंड, फिजी, इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है इनकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इंडिया ने ही लॉन्च किया था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स एज अ पार्ट ऑफ CDRI। ये याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी आगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसी इंफ्रा बनाइए जो कि डिजास्टर आने के बावजूद वो तबाह ना हो, वो उसको विथस्टैंड कर जाए, ऐसी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो जितने भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जिसको हम सिड्स बोलते हैं, SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, SIDS, ये सबसे ज्यादा थ्रेट इन्हीं को है क्लाइमेट चेंज से। इसरो ने भी स्पेशल डेटा एक निकाला था, जिसमें इन्होंने साइक्लोन्स और कोरल लीफ डैमेज जो हो रहा है इनकी मॉनिटरिंग की थी, और बताया कि जो आइलैंड नेशन है उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा हुई और इस पर डिमांड की गई है। द फिफ्थ वन इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का एक जॉइंट एफर्ट है। एम क्या है, सन की बात हो रही तो सोलर एनर्जी को टैप करना, ठीक है, और उसको सीमलेसली ट्रैवल कराना अक्रॉस बॉर्डर्स, जो भी एनर्जी हमने टैप की है। राइट, एम क्या है इसका, एम है जो सोलर एनर्जी में जो रिफॉर्म्स होने उसको स्केल अप करना। ऑलराइट, और जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उससे डिपेंडेंसी हमको दूर करके सोलर को प्रमोट करना है। इसके लिए ग्रिड फॉर्म बनेंगे, सोलर ग्रिड्स बनेंगे। राइट, तो जो इंडियन ग्रिड होगी पहले फेज में, जो इंडियन ग्रिड होगी इट विल बी कनेक्टेड विद मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये ग्रिड के साथ इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ऑलराइट, सेकेंड फेज में अफ्रीका से, और थर्ड फेज में हम पूरा वर्ल्ड कवर करेंगे, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये चीजें बनी है। तो ये कुछ 5 की टेक अवेज थे अभी तक, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट होता है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे आने वाले अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल सी अबाउट द स्टबल बर्निंग एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, अब देखो रिसेंटली अभी पंजाब के 6 विलेजेस में एक स्टडी कंडक्ट की कि यार स्टबल बर्निंग से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हेल्थ वगैरह पे। तो कुछ की फाइंडिंग्स आई थी। सो जो पोल्यूशन होता है स्टबल बर्निंग से, वो लंग के जो फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन है, उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहा है। और ये रूरल वुमेन जो है, जो गांव में रहने वाले औरतें हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ठीक है, उनकी अब वो जो भी रीजन होगा बट उनके लिए ज्यादा डैमेजिंग है। ठीक है, सेकेंडली
जो कॉन्सेंट्रेशन है PM2.5, ये एक बहुत ही भयानक पोल्यूटेंट है, बहुत छोटा है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये सब इस डबल बर्निंग में होते हैं जो कि आपके लंग्स में चले जाते हैं और आपके हेल्थ को बहुत डैमेज करते हैं। क्लियर? सो और स्टबल बर्निंग से जो ग्रेटर देन 40 या 50 ईयर्स के लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको ये और ज्यादा डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी, की फाइंडिंग थी स्टबल बर्निंग की उस पर्टिकुलर स्टडी की। अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि स्टबल बर्निंग होती क्या है। पराली जलाना जिसे बोलते हैं ना, कि भाई जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो उसके बाद ये जो स्टेम्स रह जाते हैं, स्ट्रॉज रह जाते हैं, इसको फार्मर क्या करते हैं, जला देते हैं। तो फार्मर ऐसा करते क्यों है? पहली चीज, फार्मर के पास कोई ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि इसको कैसे हटाएंगे, इतने बड़े उनपे एकड़ में खेत है, उनको कैसे हटाएंगे। कोई इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं कि उससे खत्म कर दें। फायर लगाना इनके पास एक इजी मीडियम, आग लगा दो, अपने आप फैलते जाएगा, वो पूरा एरिया साफ हो जाएगा, राइट। सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कैपेसिटी टू हैंडल दिस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। सो और सेकेंडली जो इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से उनको उतनी अच्छी हो नहीं रही है। तो वो सोचो यार इनकम हो नहीं रही है, कचड़े को साफ करने का अलग खर्चा हो जाएगा, तो क्यों ना इसका जलाई देते हैं। ये सभी लोग ये करते हैं, इकोनॉमिक होता ना, एक मैन इज द इकोनॉमिक रैशनल मैन, तो ये यही करेगा, जला देगा कोई भी इंसान होगा। उनको मतलब नहीं कि भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है या डैमेज हो रहा है, बट इनको समझना चाहिए। अगेन यहाँ पे लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता है कि बहुत सारे उसमें एक एज अ क्रिमिनल ऑफेंस मेंशन कर दिया है कि अगर स्टबल बर्निंग करता है तो आपको फांसी, सॉरी, आपको फाइन हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। बट आप इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, लोग इतने फार्मर्स हैं, पंजाब और हरियाणा पूरा एग्रीकल्चरल स्टेट ही है, तो मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट है। क्लियर? तो स्टबल बर्निंग होती क्या है? So it is a common practice followed by farmers to prepare fields for sowing wheat in November, as there is little time left between the harvesting of paddy and sowing of wheat. जहाँ पे पैडी हार्वेस्ट करते हैं तब और जब वीट लगाते हैं उसके बीच में टाइम काफी कम होता है, तो फार्मर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। अब इससे आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। यूपीएससी 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्टबल बर्निंग कि कौन सी गैसेस रिलीज होती है। ओके, चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपको पता ही है, पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो हो रहा है, एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे एमिशंस निकलते हैं। ओके, तो पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका इम्पैक्ट है। टॉक्सिक गैसेस से निकलती हैं, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो कि हेल्थ को बहुत डैमेज करती है। सेकेंडली ये स्मॉग भी क्रिएट कर देती है, स्मोक एंड फॉग, स्मॉग जिससे विजिबिलिटी और अदर आपकी आंखें जलती हैं। दिल्ली में तो ये विंटर्स आते ही ये चीज़ें आपको फील होने लगेंगी, आपकी सांसें में दिक्कत, आपको आंखें में जलन, ठीक है। थर्डली इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी जो होती है ना, ये कम होने लगती है, क्योंकि जो हस जो जल जाता है वो ग्राउंड पे रहता है ना, तो वो क्या बोलता है, जो सॉइल की नेचुरल न्यूट्रिएंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और जो हीट होती है वो जो अर्थ में पेनिट्रेट करती है ना, वो भी आपका मॉइस्चर जो होता है, सॉइल का नेचुरल मॉइस्चर, उसको कम करता है, राइट। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट कुछ एडवांटेजेस अभी तो फार्मर जल्दी जल्दी करना है इसको फॉलो भी। ये जल्दी से क्लियर कर देता है पूरा फील्ड, टाइम आपका बचता है, तो काफ़ी चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है। सेकेंडली जो वीड्स होते हैं जो कि हर्बिसाइड वगैरह से रेजिस्टेंट होते हैं, उसको भी खत्म कर देता है, तो अगेन अ प्लस पॉइंट। ये स्लग्स और अदर पेस्ट को खत्म कर देता है, और ये नाइट्रोजन जो टाइप होता है, कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाइप, जो आपके प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसका जो टाइप है उसको भी दूर कर देता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई देखो, टाइम कम लगना है, जल्दी से साफ करें ताकि दूसरा प्लांटेशन या यहाँ पे मैं सोइंग कर लूँ ताकि मुझे हार्वेस्ट तक लगा स्टार्ट हो जाए। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हर्बिसाइड वगैरह से फार्मर्स को उतना मतलब भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। तो आप सबने भी सुना होगा एक वर्ड, टूसर डिकम्पोजर, ठीक है।
इसको यूज करके वो इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं। इस टाइप की करंट अफेयर्स में आप चीजें पढ़ते हो। ठीक है, इसमें अदर और क्या क्या मेजर्स मेंशन्ड है। प्रमोट पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स, इट विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, पावर प्लांट चलाना केवल पैडी से आपको भी पता है कि इतना फिजिबल नहीं रहे। इट कैन बी अ गुड वे टू रिड्यूस दिस वेजिटेबल बर्निंग, बट एक पावर प्लांट चलाना पैडी से प्रैक्टिकली जो अभी तक है उसको मतलब इतना अच्छा वो नहीं माना गया है। डेफिनेटली अगर वो पावर प्लांट चल गया तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, एक तीर से दो निशाने तो हो सकते हैं, बट क्या अभी तक हुआ है? आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिखा। ठीक है, ये सब सोल्यूशंस मतलब बोले गए कि ऐसा किया जा सकता है, बट उसके लिए क्या आपको स्ट्रॉ निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे पावर प्लांट तक। या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को बोलो कि आप ही आइए हमारी फील्ड से साफ करिए और ये स्टबल को ले जाइए। तो ये काफ़ी लॉन्ग चीज़ें हैं, बहुत सारा सप्लाई चेन में इसमें मल्टीपल चीज़ें रहेंगी, तब ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड है इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन सॉइल, जैसे सॉइल मॉइस्चर वगैरह अच्छा हो सकता है। थर्डली था कन्वर्ट द रिमूव्ड रेसिड्यूज इनटू एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू कंपोस्टिंग। अगेन इसमें भी फार्मर तो ये करेगा नहीं, इसके लिए आपको उसको कुछ इंसेंटिव या चीज़ें मिलेंगी तो ये फायदेमंद होगा। प्लस एकड़ों में खेती अगर होती है तो उसको ईजिली इतना नहीं निकाला जा सकता है, टाइम लगता है, उसके लिए मशीनरी लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। ठीक है, तो अभी कुछ और भी इंडस्ट्रियल यूज के कुछ अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जैसे यीस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड, ये सब चीज़ें आगे होने वाली चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो कि अभी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा रहा। ठीक है, सो दीज ऑल आर द थिंग्स। एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पे किया गया है छत्तीसगढ़ में, इसको एज अ केस स्टडी आप अपना याद कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ में गौथन्स बनाया गया है। गौथन, गौथन क्या है? बेसिकली एक बड़े एरिया में 5 एकड़ के प्लॉट में डेडिकेटेड 5 एकड़ प्लॉट रहे, ठीक है, विलेज में, जहां पे सारा जो पराली है इकट्ठा करके वहां लाया जाए और उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाए अलॉन्ग विद काउ डंग एंड अदर एंजाइम्स। ठीक है, इससे रूरल यूथ के लिए क्या हो रहा है? रूरल यूथ के लिए जॉब बने निकलेगी, रूरल यूथ जो है उनके लिए जॉब बनेगी। वो इससे हमारा इनडायरेक्टली माइग्रेशन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर रूरल यूथ यहीं पे एंगेज हो जाएगा, उसको पैसे मिलने लगेंगे, तो दे विल दे वोंट बी एबल टू दे वोंट बी लेट्स से विलिंग टू मूव टू सिटीज, क्योंकि उनको घर पे ही, उनके गांव में ही पैसे मिल जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 गौथन उन्होंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, और ट्राई किया जा रहा है यहाँ पे कि खेत के पास में ही वहां पे एरिया हो जहाँ पे इजिली वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए और वहां पे उससे कंपोस्ट और अदर चीजें यहाँ पे बनाई जाए। काऊ के न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल आप मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ओके, तो इसमें क्या था इंपॉर्टेंट चीज है? पहली चीज, एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है आपका काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, इन्होंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे किया, असेसमेंट किया है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का। ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं? साइक्लोन, फ्लड्स, हीट वेव्स या ड्रॉट्स। तो यहाँ पे आपके ये जो स्टेट्स हैं, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। तो असम हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, दीज आर द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट्स। राइट, तो ये चीजें थी, ये आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ऑलराइट, ये असेसमेंट है। और एक कौन निकालता है? ये अभी इस बार काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने ये पहली बार एसेस किया है। लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया की, उन पे वल्नरेबिलिटी एसेस की है। किस टाइप की वल्नरेबिलिटी? साइक्लोन, फ्लड्स एंड हीट वेव्स की। ठीक है, तो ये आपको 2-3 चीजें तो पता होनी चाहिए, थिंक टैंक का नाम और ये एरिया। मूविंग ऑन, इंदस रिवर डॉल्फिन। तो बेसिकली क्या हुआ है, पंजाब के वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग ने
प्रोटेक्ट इंडस डॉल्फिन करके प्रोजेक्ट टाइप मतलब प्रपोज किया कि इस टाइप से हम बनाएं जिससे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। नाम से ही आपको दिख रहा है कि इंडस रिवर डॉल्फिन की बात की जा रही है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। जब भी स्पीशीज आए तो उसका आईयूसीएन स्टेटस, उसकी लोकेशन, आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ये पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, 2019 में ये लाया गया था, बनाया गया है। पाकिस्तान में भी मिलता है, राइट। तो ब्यास रिवर और हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब में है, यहाँ पे इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। ये जो डॉल्फिन होती है ये ब्लाइंड होती है फंक्शनली, और ये इको लोकेशन से नेविगेट करती है, मूव करती है। बैट से होता है ना इको लोकेशन, ठीक है, ये चीज है। मूविंग ऑन, सिमिलरली गैंगेटिक वाटर डॉल्फिन या गंगा वाटर डॉल्फिन आप बोल लो, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की। ओके, ये भी एंडेंजर्ड है एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट, और दिस इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ओके, और लगभग ये 4000 के आसपास इंडिया में पाई जाती है, इनकी पॉपुलेशन है। इनके पास भी वही है, सिमिलर चीजें हैं। ये केवल फ्रेश वाटर में रह सकती हैं एंड दे आर एसेंशियली ब्लाइंड। ऑलराइट, तो ये चीजें प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है। इसमें कुछ फैक्ट्स ये यहाँ पे मेंशन किए गए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन का नाम पता होना चाहिए कि किस लिए किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बेसिकली ईरान की जो मिलिट्री है इसने यहाँ पे कुछ मिलिट्री ड्रिल किए थे, प्रैक्टिस वगैरह किया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो ये अगर आप मैप देख रहे हो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे चोक पॉइंट, यहाँ पे पूरा नहीं आ पाया है, यहाँ पे ये ऐसे किया है और ऐसे है। यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो ये आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। ये आगे अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसा रहेगा, ये ऊपर से उठा और ऐसा, ये आपका स्ट्रेट हॉर्मूज स्ट्रेट है, और यहाँ पे आपका ईरान है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इस वाले मैप में, ये जो आपका सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट एंड ऊपर अगर आप जाओगे तो टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, ये एक इजीली कनेक्टिंग वे है। तो अगेन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर वे है जो कि ईरान और ओमान को सेपरेट करता है। ऑलराइट, गल्फ ऑफ ओमान को आपका पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चल, नेक्स्ट वन इज, अब आपका क्या काम रहेगा कि हॉर्मूज स्ट्रेट के अलावा जो अदर स्ट्रेट्स हैं उसको भी आप तैयार कर लो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया COP 26 में रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। एम क्या है? एम है, पहली चीज तो किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च बाय इंडिया। एम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कहाँ पे? स्मॉल आइलैंड नेशंस जो कि क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल, ठीक है। तो इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया के कोऑपरेशन है आपस में, और क्या कहाँ है, किस आइलैंड नेशन पे जनरली बनाना है? फिजी, जमैका, मॉरिशस, और जो भी आइलैंड नेशन है हमारे विच आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। क्लियर। और ये आपका CDRI प्रोजेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू ये सारी चीजें होंगी। नीड क्या है? नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीड क्यों है? क्योंकि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं, SIDS जिसे बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा थ्रेट में क्लाइमेट चेंज से। सो जो इनकी जो पॉपुलेशन है, लगभग इन आइलैंड्स में रहने वाली 33% जो पॉपुलेशन है, ये ऐसे जमीन पे रहते हैं जो कि पानी जो सी लेवल है उससे केवल 5 मीटर ऊपर है। तो अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस हुए तो इनको डूबने का खतरा है। तो दे आर हाईली वल्नरेबल टू सी लेवल चेंजेस, स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल डिस्ट्रक्शन। ओके, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में जो कंट्रीब्यूशन इनका केवल 1% है, उसके बावजूद इनका जो खतरा है, इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है।
होता ना कि किसी को भगवान ने गलत जगह ही रख दिया है, वैसा कहना है इनका बेसिकली, कि हम तो कुछ करते भी नहीं, हम इतना एमिशन भी नहीं करते, फिर भी हम सबसे ज़्यादा खतरे में। ठीक है, तो अब इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। एंड सेकेंडली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये दो की टर्म्स हैं यहाँ पे, इनको आपके बारे में पता होना चाहिए। ये जो CDRI है 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, एम क्या है? अगेन ग्लोबल लेवल पे एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, ऐसा मैकेनिज्म बनाना, लोगों की कैपेसिटी डेवलपमेंट और इस टाइप की इंफ्रा ये बनाए। ठीक है, SIDS क्या है? SIDS अब आपका एक यूनाइटेड नेशन के 38 मेंबर्स का और 20 एसोसिएट मेंबर्स का एक ग्रुप है। और इसमें मेजरली कौन है? अगेन जो आइलैंड नेशंस हैं वही इसमें मेजरली पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1992 में ये बना था। क्लियर? सो दीज वर द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड सो फार। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर, इन्हीं करंट अफेयर्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन। पहला स्टेटमेंट है इसमें आपका, द गैंगेटिक रिवर गंगा रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। नो, हमने भी देखा ये एंडेंजर्ड है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज द गंगा रिवर डॉल्फिन कैन लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर and is essentially blind. This is also a wrong statement. ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में रहती है। तो यह कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? C1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में तीन स्टेटमेंट। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमान, जैसे हमने देखा, करेक्ट स्टेटमेंट। इराक लाइज ऑन इट नॉर्थ कोस्ट। नो, ईरान लाई करता है, इराक तो काफी वेस्ट साइड में है इसके। इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना। सो C2 ओनली इज इनकरेक्ट हियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टबल बर्निंग हैज नाउ बिकम अ बिग एनवायरमेंटल थ्रेट कॉजिंग एयर पोल्यूशन स्पेशली इन द नॉर्दर्न स्टेट इंडियन स्टेट्स। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इट एंड सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स। तो हमने जैसे देखा, आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे अपना आंसर कि स्टेबल बर्निंग क्या होती है। ठीक है, उससे क्या क्या स्टडीज में से अभी आपको मैंने बताया कि हेल्थ और ये जो भी अदर इश्यूज हैं, सॉइल फर्टिलिटी, ये इसके आप अपना इम्पैक्ट मेंशन कर दोगे। क्लियर? दिस इज आंसर आपका। यहाँ पे 2 लाइन के इंट्रो दो, कुछ आप पे डेटा पता है तो वो मेंशन कर दो, राइट द इम्पैक्ट, 2-4 पॉइंट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज में बताओ कि भाई रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। रेमेडीज में बता दो ऑल्टरनेटिव मेथड्स, पूसा डिकम्पोजर, इस टाइप की चीजें मेंशन करके यहाँ कंक्लूड करो कि स्टबल बर्निंग एक चीप और इजी वे है टू फॉर फार्मर्स, जिससे उनका इकोनॉमिक वो भी रहता है, बचा हुआ पैसे भी बर्बाद नहीं होता और काम भी जल्दी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड, कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप पॉजिटिव में इसको एंड करिएगा। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। आंसर लिखिए, सेंड करिए, मैं रिव्यू करूंगा कैसा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, एंड विल डिस्कस जो भी इसमें इंप्रूवमेंट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।